5+3+3+4 इसी को मान्यता दी गई है और इसकी एक आकृति दी गई है। मैं सोमकोर जी से अनुरोध करूंगा कि यह आकृति आपके लिए अवेलेबल कराई जाए। यह आकृति बड़ी अच्छी है और हमने इस पर बाद में चर्चा करेंगे। यह जो है 5+3+3+4 और इसका आयु वर्ग होगा 3 से लेकर तो 18 वर्ष तक। इसी को इसमें रिपीट किया गया है, इसमें मान्यता दी है। और बाद में बहुत सारे पेज, यह सिस्टम विशेष तौर पर सरकारी या सरकार द्वारा मान्य सरकारी अनुदान प्राप्त, जिसको हम सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र कहेंगे, उसमें कैसे लागू होगी, इस पर विस्तार से इसमें उल्लेख किया गया है। एक बड़ी अच्छी बात कही गई है, इसका स्वागत भी करना चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ आंगनवाड़ी सर्विसेज टू प्राइमरी स्कूल। इसमें यह कहा गया है कि पहली जो अवस्था है, फर्स्ट स्टेप जो है, वो 5 साल की, तीसरे वर्ष बच्चा आंगनवाड़ी में जाएगा, 3 वर्ष आंगनवाड़ी में रहेगा और 2 वर्ष वो पूर्व प्राथमिक शाला में रहेगा। और आंगनवाड़ी में जो पोषाहार, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और हेल्थ सर्विस बच्चों को मिलेगी, वह सिर्फ 3 साल तक नहीं मिलेगी, आने वाले 5 साल तक उसको मिलती रहेगी। साथ में माध्याह्न भोजन के साथ साथ इसमें ब्रेकफास्ट की, नाश्ते का भी प्रबंध किया गया है। पॉलिसी में रिकमेंड किया गया है। सरकार कैसे इम्प्लीमेंट करेगी मालूम नहीं, मगर इस रिकमेंडेशन का अंडरलाइन विथ प्रोटेस्ट स्वागत करना जरूरी है, क्योंकि आंगनवाड़ी पे आधार पर 12वीं तक की शिक्षा यदि कोई प्राप्त करता है तो उसका भवितव्य क्या होगा, इसकी चर्चा हम बाद में विस्तार से करेंगे। और यह प्रावधान कॉन्वेंट को लागू होगा, प्राइवेट एजुकेशन को लागू होगा, इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। इसके बाद में यह आंगनवाड़ी से लेकर तो 12वीं तक यह शिक्षा कैसे, एक प्रकार से शिक्षा नीति कैसे इम्प्लीमेंट की जाएगी, इस पर बहुत सारे परिच्छेद हैं। उसमें से जैसा इस पॉलिसी में कहा गया, यहाँ पर भी है 9वीं से 12वीं तक व्यवसाय शिक्षण एक प्रकार से ऑप्शनल किया गया है, परंतु उसको कंपलसरी करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यह हम मानकर चलते हैं। क्योंकि सरकारी शालाओं के लिए यह आदेश रहेगा कि 50% बच्चे 12वीं तक किसी न किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त कर उच्च शिक्षा के क्षेत्र से बाहर किए जाने चाहिए। यदि 50% को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो सिर्फ सार्वजनिक शाला क्षेत्र में दिया जाएगा और उसमें से 50% बच्चे व्यवसाय प्रशिक्षण के बाद हमारी मान्यता है कि अर्धशिक्षित, अर्धकुशल या अकुशल श्रमिक होंगे और कुछ भी नहीं। और इसमें कौन सी व्यवसाय हैं, कौन से आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड वोकेशनल स्किल्स, कौन से स्किल्स है? बागवानी, मिस्त्री काम, कारपेंटर, सुतार काम, माली काम, इस प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों का प्रशिक्षण होगा। और वो भी शाला में नहीं दिया जाएगा, शायद ही उसके लिए शिक्षक की नियुक्ति होगी। उसके लिए ये व्यवसाय करने वालों को प्रशिक्षक करके आमंत्रित किया जाएगा। और जब इस व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो इनको प्लेसमेंट की भी व्यवस्था नई पॉलिसी में की गई है। हायर एजुकेशन में, हाईएस्ट एजुकेशन में बच्चे बड़े बड़े कॉरपोरेट एंटिटीज़ में प्लेस किए जाते हैं। यहाँ हमारा बच्चा बागवान के पास प्लेस होगा,
माली के पास प्लेस होगा, कुम्हार के पास प्लेस होगा, सुतार के पास प्लेस होगा, बढ़ई के पास उसको प्लेसमेंट मिलेगी और आगे चलकर उस व्यवसाय में हो जाएगा, ऐसा इसमें शिक्षा नीति में कहा गया है। मल्टीलिंगल लिंग्विज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, इसमें 3 त्रिभाषा सूत्र का अवलंब किया गया है और यह कहा गया है कि 5 वर्ष तक की शिक्षा मातृभाषा में होना हमें अच्छा लगता है, बाद में 8वीं तक भी यदि मातृभाषा में शिक्षा होती है तो बड़ी अच्छी बात है, 12वीं तक यदि शिक्षा हो मातृभाषा में तो कोई कहने की बात भी नहीं। और यह जब कहा जाता है कि ऑप्शन है, गवर्नमेंट में ऑप्शन नहीं होता, गवर्नमेंट में कंपल्शन होता है। गवर्नमेंट स्कूल में ऑप्शन का अर्थ कंपल्शन ऐसा होता है और सारे ही अनुदानित और गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाने वाली 12वीं तक की शिक्षा संस्थाओं में मातृभाषा ही नहीं माँ की भाषा में शिक्षण दिए जाने की संभावना बलवती है। और यहाँ कहा गया है कि वेरेवर पॉसिबल, क्योंकि इसी पैराग्राफ में पहली बार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का उल्लेख किया गया है और उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इस मातृभाषा के अभ्यासक्रम से छूट मिले, इसलिए वेरेवर पॉसिबल का शब्द प्रयोग किया गया है पेज नंबर 13 और पैराग्राफ नंबर 4.11 इसमें कहा गया है वेरेवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5 बट प्रिफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड, मतलब 12वीं तक, will be the home language, mother tongue, local language, regional language। होम लैंग्वेज मतलब माँ की भाषा, मदर टंग मतलब मातृभाषा, रीजनल लैंग्वेज मतलब प्रादेशिक भाषा, आदि आदि आदि। दिस विल बी फॉलोड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। यहाँ पहली बार इतने पेजेस में पहली बार प्राइवेट स्कूल का उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिए कि हम लोग प्राइवेट स्कूल की चर्चा ही ना करें, इसलिए प्राइवेट स्कूल का उद्देश्य इस शिक्षा नीति 2020 में ऐसा किया गया है कि ये दिखे ही नहीं, अदृश्य रहे, ऐसा किया गया है। और जिस पैराग्राफ में प्राइवेट स्कूल का उल्लेख किया गया है उस पैराग्राफ में वेरेवर पॉसिबल कहा गया है, 12वीं तक वेरेवर पॉसिबल। इसका मतलब प्राइवेट स्कूल्स को कंपल्सन है ही नहीं। फिर कंपल्सन किसको है? सरकार के लिए कंपल्सरी है, प्राइवेट के लिए कंपल्सरी नहीं है। ये समझने की बात है। लगता है कि आप लोग समझ पाएंगे और कभी ज़रूरत हो तो मुझसे भी वार्तालाप कर सकते हैं। मैत्री इंडिया को मैं बोलूँगा कि इस पर प्रतिक्रियाएँ यदि मिलती हैं और उस पर जवाब देने की आवश्यकता है तो हम इसको और फिर एक बार बातचीत कर सकते हैं। एक और पैराग्राफ में कहा गया है कि होम लैंग्वेज ऑब्लिक मदर लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स होम लैंग्वेज में पढ़ाया जा सकता है, मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जा सकता है और अंग्रेजी में पढ़ाया जा सकता है। जिस प्रकार से प्राचीन भारत की संस्कृति का, प्राचीन भारत की विचारधारा का, प्राचीन भारत की शिक्षा नीति का गौरवान्वित उल्लेख किया गया है, उसी के आगे संस्कृत भाषा को और भी गौरवान्वित किया गया है। और उसके लिए 4:17 से लेकर तो 4:22 तक इतने परिच्छेद लिखे गए हैं। संस्कृत प्राइवेट और पब्लिक स्कूल दोनों में पढ़ाई जाएगी, अनिवार्य नहीं, परंतु फिर मैं कहूँगा कि शायद गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल्स में कंपलसरी होगी, प्राइवेट स्कूल में कंपलसरी नहीं होगी। इन एडिशन टू हाई क्वालिटी ऑफरिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश, इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज नहीं कहा गया है।
अदर फॉरेन लैंग्वेजेस एक्सक्लूडिंग इंग्लिश। इसलिए संस्कृत का इस सारे इसमें प्राइवेट के लिए अंग्रेजी होगी और मातृभाषा के साथ साथ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में संस्कृत भी सिखाई जाएगी। क्यों संस्कृत का आग्रह है? इसलिए है कि प्राचीन भाषा है, इसलिए है कि संस्कृत यह वेदों का आधार है, इसलिए है कि संस्कृत यह हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र का एक आयाम है, इसलिए है कि हमको प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करना है। व्यवसायों का उल्लेख है 6 से 8 ग्रेड तक, 6वीं से 8वीं तक जो व्यवसाय सिखाए जाएंगे उसमें कारपेंट्री, मेटल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी मेकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो इजी है, जिसके प्रशिक्षक इजीली अवेलेबल होते हैं, वह व्यवसाय सिखाए जाएंगे। हाँ, द एम विल बी टू प्रोवाइड सच क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। सार्वजनिक शालाओं में, सरकारी और अनुदानित शालाओं में टेक्स्ट बुक्स होंगे जो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे। मन में सवाल आता है, अभी तो फ्री मिल रहा है भाई, आगे भी फ्री मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में जब कहा जाता है तो यह सवाल आना लाजमी हो जाता है। The principles for university entrance exam will be similar। इसमें कहीं उल्लेख मुझे दिखा नहीं, शायद नज़र से छूट गया होगा, मगर कोश्यारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, उसमें उल्लेख है कि हायर एजुकेशन के लिए किसी भी फैकल्टी को आप जाइए, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी। उस पर बाद में हम बात करेंगे, परंतु यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं है। परंतु द प्रिंसिपल फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम विल बी सिमिलर, मतलब प्राइवेट में हो या सरकार में हो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंपलसरी होगी। कौन लेगा मालूम नहीं, प्राइवेट वाले प्राइवेट में लेंगे या और कोई प्राइवेट में लेंगे मालूम नहीं। उस पर जब मैं इस पर प्रतिक्रियाएँ और विशेषतः कोश्यारी जी ने प्रतिक्रिया दी, उसका जब हम उल्लेख करेंगे तब हम इसके बात करेंगे। वंस इंटरकनेक्टेड स्मार्टफोन्स, सबको इंटरकनेक्टेड स्मार्टफोन टैबलेट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसके चलते डिजिटल एजुकेशन की प्रक्रिया आरंभ होगी। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ के ऊपर, 140 करोड़ के पास है। आज भी जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात कही जाती है तो सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जाता है कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटीज़ दूर दराज के गाँव में उपलब्ध हैं? कितने लोगों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध हैं? कितने लोगों के पास टैबलेट उपलब्ध है? क्या ये सारे ही बड़ी सहज से वेवलेंथ उपलब्ध होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलती है? नागपुर जैसे शहर में दिन में कितनी बार इलेक्ट्रिसिटी जाएगी मालूम नहीं है, बच्चे लोग परेशान हो गए हैं। और यह पॉलिसी कहती है कि टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स विल बी मेड अवेलेबल टू एवरीबडी। इसको मैंने स्वप्न रंजन कहा है। रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट, इसमें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का उल्लेख है। यदि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का यदि उल्लेख है तो फ्री शिक्षा का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। इस पॉलिसी में आंगनवाड़ी से लेकर तो 12वीं तक गवर्नमेंट सिस्टम में फ्री शिक्षा अवेलेबल होगी, इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आज जो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 25% आरक्षण मिलेगा, इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। रिक्रूटमेंट में, टीचर्स के रिक्रूटमेंट में आरक्षण भरा जाएगा, इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। मैं 3 बातें दोहराना चाहता हूँ। अभी सरकारी स्कूल्स में
जो मुफ्त शिक्षा किताबों के साथ, यूनिफॉर्म के साथ अवेलेबल है वो कंटिन्यू रहेगी, इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के चलते मैं ये सोच रहा हूँ कि सबको फीस देना अनिवार्य होगा। दूसरी बात, आरटीई के अंतर्गत, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल्स में प्रवेश आरक्षित रहेगा, इसका भी उल्लेख पॉलिसी में कहीं नहीं है। और टीचर के रिक्रूटमेंट में अनुसूचित जनजाति, जाति, ओबीसी को आरक्षण मिलेगा कम से कम गवर्नमेंट स्कूल्स में, इसका भी कहीं भी उल्लेख नहीं है। टेक नोट ऑफ इट। आरक्षण वाले लाभार्थी जो भी है उन्होंने इसको नोट करना चाहिए। और फ्री शिक्षा, कंपलसरी शिक्षा, एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट एंड एजुकेशन इज स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का आग्रह करने वाले सारे ही लोगों ने सचेत हो जाना चाहिए कि शायद 12वीं तक की शिक्षा भी अभी खरीदनी पड़ेगी, चाहे स्कूल प्राइवेट हो, सरकारी हो या अनुदानित हो। स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात कही गई है। जो स्कूल्स कमज़ोर है उनको सशक्त करने के लिए, रिसोर्सेज शेयर करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स संकल्पना है। हमने पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी कि इस प्रकार से सिस्टम से सशक्त स्कूल कमज़ोर होने की संभावना अधिक है, अशक्त स्कूल सशक्त होने की संभावना रिसोर्सेज शेयर करने से हो सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का 32 पेज का डॉक्यूमेंट है ये स्कूल एजुकेशन का। 32 पेज के स्कूल एजुकेशन के डॉक्यूमेंट में प्राइवेट यह शब्द केवल और केवल 2 बार आया है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि यह 32 पेज का डॉक्यूमेंट मैंने अब तक पढ़ा है, जो प्रायः आंगनवाड़ी से लेकर तो 12वीं तक की स्कूल एजुकेशन से संबंधित है, जिसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का उल्लेख केवल 2 बार आया है। हमेशा मोदी सरकार की नीति यह रही है कि जितना बताती हैं उससे अधिक छुपाती हैं। यह मोदी सरकार की नीति रही है, चाहे आर्टिकल 370 रद्द करना हो, चाहे एजुकेशन पॉलिसी लगानी हो, इकोनॉमिक्स के रिफॉर्म्स करने हो या आर्थिक नीति घोषित करनी हो। हर एक बार मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। मोदी सरकार बताती कम है, जितना बताती हैं उससे छुपाती अधिक है। इस पॉलिसी में आधे पेजेस प्राइवेटाइजेशन पर हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर है। ये 600 पेज की पॉलिसी है, इसमें आधे पेजेस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लेकर है, स्कूल से लेकर तो उच्च शिक्षा तक। और इस पॉलिसी में स्कूल शिक्षा में प्राइवेट यह शब्द केवल और केवल 2 बार आया है, उसमें भी एक बार एज लॉन्ग एज इट इज़ पॉसिबल, जब तक संभव हो प्राइवेट को खुली छूट है, और सरकारी और अनुदानित स्कूल को कंपल्शन है। इसी संदर्भ में वो शब्द आया है, अन्यथा कहीं पर भी यह शब्द नहीं आया है। अब चलते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या कहा गया है यह हम देखेंगे। हायर एजुकेशन में सारे ही कॉलेजेस, ये पॉलिसी मंत्री महोदय कहते हैं, निशंक कहते हैं, पोखरियाल निशंक कहते हैं कि यह पॉलिसी क्रमशः 2040 तक पूरी तौर पर लागू होगी। 20 साल, एक पीढ़ी तो चली जाएगी इसी 20 साल। और इसमें कॉलेज जैसे ऑटोनॉमस होगा, ये मैंने कहा है, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस होगी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस, और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी होगी। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब सारी ही विद्या शाखाएं एक कॉम्प्लेक्स में पढ़ाई जाएगी, चाहे वो कॉलेज हो,
चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो नेशनल यूनिवर्सिटी हो। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, प्रत्येक संस्था को कॉलेज, स्टेट यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी होगी। ऑटोनॉमी पर बात मैंने कही है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। यह ऑटोनॉमी उन्होंने कहा है कि हाईएस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हैविंग एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल रेगुलेटर भी होगा, जिसका विस्तार से उल्लेख इस पॉलिसी में नहीं है, फिर छुपाया गया है। विस्तार से उल्लेख इस पॉलिसी में नहीं है। ऑटोनॉमी गवर्निंग इंडिपेंडेंट बोर्ड्स, इसमें प्राइवेट और सरकारी बोर्ड्स कैसे होंगे, ऑटोनॉमी कैसे होगी, इस ड्राफ्ट में जिसका विस्तार से उल्लेख है, उसका उल्लेख एक लाइन में किया गया है कि उल्लेख ये किया गया है कि मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, और बोर्ड का उल्लेख मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह वगैरह किया गया है। उसमें अब ग्रेडेशन की बात कही गई है। हाईएस्ट लेवल की जो यूनिवर्सिटी होगी उसको रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी कहा गया है। उसमें भी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सारी ही शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद में यह ऑटोनॉमस दूसरी इंस्टीट्यूशन होगी, वो टीचिंग इंटेंसिव कहा गया है, जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ इस पॉलिसी में कहा गया था, जिसमें भी रिसर्च होगा परंतु प्रधानता शिक्षा को होगी। और तीसरा कहा गया ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, तीनों को भी डिग्री की व्यवस्था होगी। और फिर अभी फिर से एक बार हायर एजुकेशन में 35 पेज पर 10.9 में ग्रोथ विल बी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, यहाँ एक बार प्राइवेट का उल्लेख आया है। दोनों संस्थाओं का ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कॉलेज यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी में हो सकता है, प्रोवाइडेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी विल बी देयर। अपने अपने रिसोर्सेस मोबिलाइज कीजिए और अपने अपने ग्रोथ की बात कीजिए। ये डिस्क्रिमिनेशन, डिग्रेडेड डिस्क्रिमिनेशन कैसे हैं, इसकी मैंने चर्चा शुरू में ही पहला जो ड्राफ्ट मैंने आप लोगों को प्रस्तुत किया है उसमें किया है। उसके बाद में फिर प्राइवेट का संदर्भ आया है, पेज नंबर 40 12.10 में है। प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी एनकरेज्ड टू ऑफर लार्ज नंबर ऑफ फ्रीशिप्स एंड स्कॉलरशिप्स टू द स्टूडेंट्स। इसमें उल्लेख है कि प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उसमें प्रवेश के लिए जगह आरक्षित रहेगी। इसमें आरक्षण का तो उल्लेख नहीं है, मगर यदि प्रवेश मिला तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप मिलेगी, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उसकी जगह कहा गया है कि प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स विल बी एनकरेज्ड to offer large number of free ships and scholarship to the students। मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कहा गया है, क्या कहा गया है कि भाई आप फ्रीशिप दीजिए और स्कॉलरशिप दीजिए, सरकार उनकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसका समीकरण कैसे बैठेगा मालूम नहीं। उसके बाद में फिर मैं आऊँगा। प्रोवाइड मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्कॉलरशिप एंड सब इकोनॉमिक लिटरेसी गुड्स, अधिक से अधिक स्कॉलरशिप डिसएडवांटेज ग्रुप को दी जाएगी। अभी डिसएडवांटेज ग्रुप में यदि हम अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को पकड़े तो सबको स्कॉलरशिप है। यहाँ पर कहा गया है कि प्रोवाइड मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप्स टू सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, मतलब सबको मिलने की संभावना है या नहीं मुझे नहीं मालूम, देखना पड़ेगा। एडमिशन प्रोसेस विल बी मोर इंक्लूसिव, मतलब एडमिशन प्रोसेस फॉलो होगी,
जो जाएगा उसको नहीं मिलेगी। इसके लिए कोश्यारी जी क्या कहते हैं ये हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। हाँ, एक और है 16.5 पेज 44। By 2025, at least 50% of the learners through the school and higher education system shall have ensure to vocational exposed to the vocational education। 12वीं तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात और उसके बाद भी हायर एजुकेशन में कोई आता है तो उनमें से 50% लोगों को वोकेशनल एजुकेशन को एक्सपोज किया जाएगा। मतलब ये कंपलसरी है कि हायर एजुकेशन में से 50% लोग वोकेशनल स्ट्रीम में जाने चाहिए। और कौन से वोकेशंस, इसका उल्लेख पहले किया गया है। ये कौन से क्लास चाहेंगे इसका भी उल्लेख किया गया है, आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। वोकेशनल एजुकेशन विल बी integrated into all school and higher education institutions in a phased manner over the next decade। आने वाले 10 सालों में व्यावसायिक शिक्षा यह स्कूल में और कॉलेज में कंपल्सरी, हायर एजुकेशन में कंपल्सरी की जाएगी। यहाँ पर यह उल्लेख नहीं है कि यह वोकेशनल एजुकेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी कंपल्सरी होगा, नहीं। फिर किसके लिए होगा? यह उनके लिए होगा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले हैं। डोंट गो टू हायर एजुकेशन, डोंट गो टू रिसर्च, don't become IAS and IPS, learn a vocation, be trained in the vocation, and bas, that's all, that will be your future। Vocational training, most important thing in the life। बड़ा अच्छा विचार रखा गया है, इसको कैसे इंटरप्रेट करें मालूम नहीं। कर्बिंग कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के व्यवसायीकरण को नियंत्रित किया जाएगा, समाप्त नहीं किया जाएगा। जो बताया जाता है और जो नहीं बताया जाता है, लिखा क्या है? कर्बिंग कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के व्यापारीकरण को नियंत्रित किया जाएगा, नष्ट नहीं किया जाएगा। व्यापारीकरण नष्ट नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का 2003 का एक निर्णय याद आता है जो शायद अभी याद नहीं आ रहा मुझे, आएगा बाद में। PA इनामदार इस्लामिक एकेडमी या के केस में दिया हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि प्रॉफिटरिंग इज नॉट अलाउड और प्रॉफिट इज अलाउड। इसका अर्थ अभी तक मैं समझ नहीं पाया। प्रॉफिटियरिंग बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस विल नॉट बी अलाउड, बट मेकिंग ए प्रॉफिट इज अलाउड। समझ रहे हैं आप बात को? वैसे ही है कर्बिंग द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसका अर्थ उस संदर्भ में यदि लगाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप प्रूव करो कि ये फीस जो आप चार्ज कर रहे हो वो विद्यार्थी के हित में है और संस्था के हित में। आप चाहे जितनी फीस चार्ज कर सकते हो, ये प्रूव करो कि आपका फीस स्ट्रक्चर यह कमर्शियलाइज्ड नहीं है। और ये प्रूव तो किया ही जा सकता है, इसमें क्या है? हाँ, बड़ी अच्छी बात है। शैल एनकरेज प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स इन एजुकेशन। सरकार यह शिक्षा नीति दानी लोगों की उदारता पर इम्प्लीमेंट करना चाहती है। अब ये दानी लोग सरकारी संस्थाओं को पैसा देने वाले हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को पैसा देने वाले हैं, जहाँ की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी मालूम नहीं। मगर सरकार किसको आह्वान कर रही है? उनको आह्वान कर रही हैं जो खुद को भी कुछ नहीं देना चाहते। कुछ अपवाद जरूर हैं, अपवाद टाटा उद्योग हो सकता है या अजीम प्रेम जी हो सकता है, इनके ये अपवाद है। बाकी किसी ने भी स्कूल के क्षेत्र में किसी संस्था को दान अनुदान दिया है, इसका भारत में तो
संभावना क्षीण है। और ऐसी स्थिति में सरकार बात करती है कि फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स इन एजुकेशन विल बी एनकरेज। क्या होगा? टैक्स में कंसेशन दिया जाएगा और टैक्स से बचा हुआ पैसा इधर लगाने को कहा जाएगा। क्या जाता है? जाता क्या है? करो, यह उद्योगपति का जाता क्या है? जाता कुछ भी नहीं। आज भी यह कहा जा रहा है कि जैसे आज कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही जाती है, तो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा एजुकेशन में दीजिए, ऐसा कहा जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस परसुइंग innovation and excellency, free of any external interference, making appointments including the head of the institution and take decisions regarding governance। अपॉइंटमेंट इंस्टीट्यूशन में करने के लिए उनको फ्रीडम दिया जाएगा, सरकार का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर से बात आती है कि क्या इसमें आरक्षण होगा? फिर से बात आती है कि क्या नियुक्ति में, हर स्तर पर नियुक्ति में आरक्षण होगा? एक सेंटेंस और है, प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैविंग फिलैंथ्रोपिक एंड पब्लिक इंटेंट विल बी एनकरेज थ्रू ए प्रोग्रेसिव रिजिम ऑफ फी डिटर्मिनेशन। जो संस्था घोषित करती हैं हमें लाभ नहीं कमाना है, ऐसी संस्थाओं को फ्री फी स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए हम प्रोग्रेसिव रिजिम हो ऐसा हम एनकरेज करेंगे। प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में कहा गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज होगी, सिंगल। फिर प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड कल्चर, इसका मराठी में या हिंदी में अनुवाद संस्कृत और भारत हिंदू संस्कृति को पुरस्कृत करना। पैराग्राफ 22, इसमें बीस परिच्छेद है इस पर। काय पर? भारतीय संस्कृति के नाम पर हिंदू संस्कृति पुरस्कृत करना और इंडियन लैंग्वेज के नाम पर संस्कृत भाषा को पुरस्कृत करना। संस्कृत भाषा और हिंदू संस्कृति नाम क्या है? इंडियन लैंग्वेजेस। संस्कृत प्लस, पहली कौन सी लैंग्वेज? संस्कृत प्लस, ठीक है, संस्कृत प्लस इत्यादि इत्यादि। कभी कभी कहा जाता है तुम कहाँ थे? और वो पीछे बैठा था, मैं बाकी के आम लोगों के साथ में, इत्यादि इत्यादि। स्टेज पर नहीं, सामने नहीं, समान नहीं। संस्कृत और भारतीय संस्कृति, आज भी आरएसएस का दावा है भारतीय संस्कृति नाम की कोई संस्कृति भारत में नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति है और जो हिंदुस्तान में रहता है उसको हिंदू संस्कृति ही पालन करनी पड़ेगी, बाकी कोई संस्कृति यहाँ पर अस्तित्व में नहीं है, ना रहेगी। तो इतने सारे पेज, 60 पेज तक मेरा ख्याल है हाँ, पेज 34 से लेकर तो पेज 60 तक हायर एजुकेशन कैसे होगा, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी कैसे होगी, ग्रेडेशन कैसे होगा, फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें थोड़ी थोड़ी बात की गई है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा बात पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट होगी इस पर की। और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 2 बार प्राइवेट शब्द का उपयोग किया गया है। मतलब आंगनवाड़ी से लेकर तो हाईएस्ट एजुकेशन नेशनल इंस्टीट्यूट प्राइवेट का उपयोग सिर्फ 4 बार किया गया है, जबकि 600 पेज में से 250-300 पेज प्राइवेट को दिए गए हैं। हर बार प्राइवेट का उल्लेख किया गया है, इसमें नहीं प्राइवेट का उल्लेख किया। इसीलिए मैं आरोप करता हूँ कि सरकार
या ये जो डॉक्यूमेंट है ये बताता कम है, छुपाता बहुत ज़्यादा है। जो नहीं लिखा गया वो भी हमको पढ़ना पड़ेगा, जो इसमें व्यक्त होता है, जो इस पॉलिसी में व्यक्त होता है। ये पॉलिसी ये नहीं कहती कि हमने ड्राफ्ट को नकारा है, ये पॉलिसी सिर्फ ये कहती है कि इट इज़ ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ड्राफ्ट। जो उनको लगा वो मॉडिफाई किया गया, मगर बाकी रिकमेंडेशंस हमने अस्वीकृत किए हैं, ऐसे यह पॉलिसी नहीं करती। बाद में लास्ट 2-3 पेज हैं जिसमें कहा गया है मेकिंग इट हैपन। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? इसलिए कहा गया है स्ट्रेंथनिंग द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाएगी। फाइनेंसिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ये अफोर्डेबल शब्द जो है ना, मुझे बड़ा परेशान करता है। अफोर्डेबल टू हुम, अफोर्डेबल टू हुम। जो पैसे वाला है वो अफोर्ड करता है तो वो किसी भी संस्था में जाएगा, और जो गरीब है वो अफोर्ड नहीं करता या अफोर्ड करता है, जितना अफोर्ड करता है वो आंगनवाड़ी में जाएगा। दोनों अपने अपने अफोर्डेबिलिटी से शिक्षा संस्थाएं चुनते हैं। कॉन्वेंट, यदि 1 लाख रुपए देना है तो जो 1 लाख रुपए अफोर्ड करता है वो कॉन्वेंट में जाएगा। कुछ भी नहीं देना है, जो अफोर्ड नहीं करता कॉन्वेंट, वो आंगनवाड़ी में जाएगा। इसलिए इस अफोर्डेबल फाइनेंस में जब भी अफोर्डेबल शब्द आता है तब आर्थिक आधार पर भेदभाव की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, और जो आर्थिक दृष्टि से दुर्बल है वो आर्थिक दृष्टि से कभी भी सबल न हो, इसके लिए उसको जो शैक्षणिक दृष्टि से भी दुर्बल रखे जाने की जो नीति है उसको अफोर्डेबल फाइनेंसिंग एजुकेशन कहा जाता है। और यहाँ यह एजुकेशन पॉलिसी समाप्त होती है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 ड्राफ्ट नहीं, जिनके पास ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट जरूर पढ़े, क्योंकि उसी के आधार पर ये 2020 आई है। इस जिसके पास अवेलेबल होता है वो ज़रूर पढ़े। इसके बाद में बाकी की चर्चा करेंगे 5 मिनट के बाद।